So hey guys, welcome back to my channel HK Official. And yes, I'm there with you with WT 2025 InSem Master Solution. See, I know I was unable to cover your one shots, like particularly Unit 1 and 2. I was able to just do up for DSBDA, but still I will try to cover the things whatever I can and whatever in the sense I can help you. ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने बेसिक चीजें तो वेब टेक्नोलॉजी की पढ़ ली होंगी। स्टिल अगर आपने नहीं पढ़ी है, आई विल गिव यू द आइडिया एग्जैक्टली आपको कैसे पढ़ना है। एंड यस, नोट्स तो ऑलरेडी अपलोडेड है वेबसाइट के ऊपर, सो आई होप आप लोगों ने नोट्स तो परचेज कर लिए हैं। नोट्स में कंप्लीट आपको यूनिट 1 यूनिट 2 के नोट्स है एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन मास्टर सोल्यूशन का है, जिसके अंदर आपको मास्टर सोल्यूशन मिल रहा है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एवरीथिंग, एंड अलोंग विद दैट 2025 का इनसेम मास्टर सोल्यूशन भी। एंड इवनिंग तक काफी सारी चीजें मैं इसके अंदर और ऐड करने वाली हूँ, क्वेश्चन बैंक, रिपीटेड थिंग्स एंड ऑल। तो वो उसके लिए आपको जो है ना स्टे ट्यून्ड रहना है अपनी वेबसाइट के ऊपर एंड यू विल गेट दैट। दिस इज द 2025 इनसेम सोल्यूशन जो आई वांट यू लाइक, मतलब मुझे बताना है आपको कि एग्जैक्टली किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो एक्सपेक्टेड हैं एंड लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चंस आए थे एंड हर एक क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है। ठीक है, बहुत इजीली मैं आपको समझाऊंगी, बिल्कुल WT से डरो मत। अगर आप कोड वगैरह से डर रहे हो तो इस वीडियो के बाद आप लोग काफी रिलैक्स हो जाओगे। जस्ट आई वांट इज योर अटेंशन, तो प्लीज फोकस ऑन दिस थिंग्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ये पेपर है जो 2025 का पेपर है, आप देख सकते हो, एंड इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगी, आपको बहुत ज्यादा इजीली 2025 का तो प्रिपेयर हो ही जाएगा। ठीक है, बाकी 2024 और 2023 के पेपर के लिए आप रेफर कर सकते हो वेबसाइट का मास्टर सोल्यूशन, जो कि एग्जैक्टली ऐसा ही सिमिलर है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी टू डू। सी, सबसे पहली बात, आपका क्वेश्चन ए आ जाता है, व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, आई विल जस्ट या तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि आपसे www की बात हो रही है। ठीक है, इलेबोरेट द टर्म्स वेब क्लाइंट एंड वेब सर्वर। तो बेसिकली यहाँ पर आपसे एक्सपेक्टेड क्या है कि आप पहले तो वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में कुछ लाइनें लिखो, कुछ डेफिनेशंस लिखो, एंड वेब क्लाइंट के बारे में लिखो, एंड देन आपको वेब सर्वर के बारे में लिखना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा देती हूँ। जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है ना, वर्ल्ड वाइड वेब ये एक कलेक्शन होता है जिसके अंदर सारे इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस एंड रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं। अब जो भी वेबसाइट्स होती हैं, जो भी रिसोर्सेज होती हैं, वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो वो एग्जैक्टली स्टोर इंटरनेट पे हो रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन उनको जब एक मतलब आप जब टाइप करते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर टाइपिंग hkofficial.in, व्हाट यू आर गेटिंग द साइट एग्जैक्टली, तो वो साइट कहाँ पर स्टोर है, वो इंटरनेट पे स्टोर है। आप एज अ वेब क्लाइंट उसको फेच करना चाह रहे हो, तब वो आपको एज अ रिस्पॉन्स में मिल रही है। ठीक है, तो ऐसे आपके इंटरलिंक्ड वेब पेजेस एंड रिसोर्सेज होते हैं जो कि इंटरनेट पे स्टोर हो रहे होते हैं। तो इंटरनेट से स्टोर हैं, तो उन्हें वहां से वेब ब्राउजर में कैसे लेकर आए, तो वो एक्सेस करने का काम भी आपके वेब ब्राउजर का होता है। ठीक है, सो ये किसने इन्वेंट किया था, www, टिम बर्नर्स ली ने जो है इसको इन्वेंट किया था एट CERN इन 1989। तो बेसिकली इतना आपको याद नहीं रखना है, सिंपल www का काम क्या है एंड एग्जैक्टली उसमें मतलब इंटरनेट के बारे में, वेब ब्राउजर के बारे में इसमें आपको लिखना है। सिंपली आप कैसे समझ सकते हो कि इंटरनेट क्या है, एक हाईवे सिस्टम है, और www क्या है, शॉप्स हैं, बिल्डिंग्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं उस पर्टिकुलर हाईवे से, यानी कि सारे के सारे वेब ब्राउजर्स जो है वो आपके इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, एंड इसी वजह से आपको जो है ना, जो भी वेब पेज आप चाहते हो वो आपको दिख जाता है। क्लियर है, चलो www क्या यूज करता है, HTTP और HTTPS को यूज करता है, जो कि प्रोटोकॉल्स है, ताकि वो डेटा ट्रांसफर कर पाए। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, कौन से, HTTP और HTTPS। आपको ये देखो, ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, कीवर्ड्स। बाकी वेब पेजेस का आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पता है कि आप HTML में लिखते हो, उसको स्टाइलिंग CSS से दे रहे होते हो। क्लियर है, पेजेस जो है वो आपके लिंक होते हैं बाय यूजिंग हाइपरलिंक्स। ठीक है, आपने एंकर टैग के बारे में सुना होगा, है ना, आपने हाइपरलिंक्स वगैरह, तो ये सारे टैग्स का हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग एक पेज को, मतलब अगर ये बटन है एंड मैंने यहाँ पर
क्लिक करके क्या होगा, मैं नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाऊंगी। तो ये होता है आपका इंटरलिंकिंग ऑफ पेजेस। क्लियर है? देन यू एक्सेस www थ्रू अ वेब ब्राउजर, जो कि आपके कोई भी वेब ब्राउजर हो सकते हैं, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ब्रेव एंड ऑल। ठीक है, तो www का सिंपल काम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चार चीजें मैं इसमें आपको याद रखने बोलूंगी। HTTP HTTPS प्रोटोकॉल नहीं भूलना है आपको। वेब पेजेस HTML में लिखे जाते हैं और स्टाइल CSS से होते हैं, ये आपको याद रखना है। थर्ड चीज हाइपरलिंक्स के बारे में, क्योंकि पेज आपके एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं हाइपरलिंक्स के थ्रू, वो आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो वेब ब्राउजर है वो ही हेल्प करते हैं एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो आप www यानी वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस कर पाते हो थ्रू वेब ब्राउजर ओनली। तो ये चार चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, आई होप आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इसमें से 2-3 लाइन भी आपने लिख दिया तो आपका डेफिनेशन कंसीडर कर लिया जाएगा। फिर दो चीजों के बारे में आपको लिखना है, वेब क्लाइंट और वेब सर्वर। वेब क्लाइंट यानी कि आप जब गूगल पे बैठ के सर्च कर रहे हो किसी वेबसाइट के बारे में, तो आप हो गए क्लाइंट। हमेशा क्लाइंट का काम क्या होता है, रिक्वेस्ट करना। अगर आप शॉप में जा रहे हो, आप क्लाइंट हो, मतलब कि आप किसी चीज के बारे में रिक्वेस्ट कर रहे हो, है ना, और वो शॉपकीपर आपको वो दे रहा है, उसका रिस्पॉन्स दे रहा है। सिमिलर पैटर्न में यहाँ पर जो आप हो, मतलब आप जा रहे हो खरीदने के लिए, तो आप वेब क्लाइंट हो। और वेब सर्वर क्या है, आपको जो रिस्पॉन्स भेज रहा है। क्लियर है? तो वेब क्लाइंट एक सॉफ्टवेयर होता है या एक डिवाइस होता है जो कि रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए यूज होता है टू अ वेब सर्वर, एंड फिर उसका जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो उसको डिस्प्ले करवाता है। क्लियर है बात? तो वेब क्लाइंट का सबसे सबसे कॉमन एग्जांपल होता है वेब ब्राउजर गाइस। ठीक है, तो वेब ब्राउजर के एग्जांपल्स दे दो, क्रोम, फायरफॉक्स, एज, सफारी, ब्रेव एंड ऑल। तो यहाँ पर कुछ नहीं होता है, आप क्या करते हो, रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर रहे होते हो। क्लियर? बस इतनी बात आपको याद रखनी है। ये सारी चीजें आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। वेब क्लाइंट का डेफिनेशन आप लिख सकते हो, जो मैंने अभी आपको बताया, एग्जांपल लिख सकते हो। ये क्या करता है, HTTP रिक्वेस्ट भेजता है, और फिर भेजने के बाद, रिक्वेस्ट भेजने के बाद वेब सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स भेजता है। रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में होता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में। तो इसको फिर वो पेज में रेंडर करता है कौन, वेब क्लाइंट। क्लियर? अदर टाइप्स आपके मोबाइल एप्स, वेब क्रॉलर्स वगैरह भी हो सकते हैं, बट दिस 3 पॉइंट्स आर इनफ। ओके, वेब सर्वर की बात करें तो अगेन वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है जो कि सारे वेब पेजेस को स्टोर करके रखता है और उनको तब देता है जब कोई क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो एक शॉप है जिसमें आप ऐसे समझ सकते हो बहुत सारी ड्रेसेस हैं, एंड उसके अंदर आप जो रिक्वेस्ट करोगे वो ही आपको जो है मिल रही होती है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट इट। इसके अंदर पोर्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखना। आपका जो 80 पोर्ट है वो HTTP के लिए यूज होता है, और 443 जो पोर्ट है वो HTTPS के लिए यूज होता है। फाइन, आई होप यू गॉट इट। वेब क्लाइंट, वेब सर्वर काफी ज्यादा सिंपल सी चीज है, एंड इसके अंदर भी आप अगेन फीचर में, डेफिनेशन में आप बोल सकते हो कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर क्या करता है, HTTP रिक्वेस्ट रिसीव करता है और रिस्पॉन्स भेज रहा होता है। एग्जाम्पल के अंदर सबसे बेसिक आप अपाचे याद रख सकते हो, बाकी इसमें से जो भी आपको याद रहे वो याद रख सकते हो। ठीक है, व्हाट इट डज, रिक्वेस्ट रिसीव करता है, वो फाइल फाइंड आउट करता है भाई एग्जैक्टली वो जो रिक्वेस्ट आई है वो कहाँ पर है वो फाइल, एंड फिर उसका जो रिस्पॉन्स है वो सेंड कर रहा होता है। ठीक है, बाकी पोर्ट्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। काफी सिंपल सा, अगर चाहो तो आपके पास पेज है, आपको डायग्राम निकालना है, आप निकाल सकते हो। एक साइड में वेब क्लाइंट दिखा दो, एक साइड में आप लोग सर्वर दिखा दो। ठीक है, यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है, यहाँ से रिक्वेस्ट आप रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, रिक्वेस्ट में कैसे जाती है रिक्वेस्ट, आप इसको ऐसे लिख के दिखा सकते हो, गेट, ठीक है, index.html चाहिए मुझे, उसके बाद फिर यहाँ पर आता है, ठीक है, 200 ओके प्लस HTML पेज जो है वो आपको रिस्पॉन्स में मिल रहा होता है। ऐसे आप डायग्राम भी निकाल के दिखा सकते हो। एंड आई होप क्वेश्चन 1A आपको बहुत इजीली क्लियर हो चुका है। कुछ नहीं आपसे एक्सपेक्टेड है, डेफिनेशन ऑफ www, 2-3 पॉइंट्स आप उसके बारे में लिख सकते हो। डेफिनेशन आपके वेब क्लाइंट का और उसके एग्जाम्पल्स एक्सपेक्टेड है, जिसमें हमें वेब ब्राउजर्स का एग्जाम्पल देना है। देन डेफिनेशन ऑफ वेब सर्वर के अंदर आपको, या डेफिनेशन ऑफ वेब सर्वर एक्सपेक्टेड है, उसका एक एग्जांपल आप यहाँ पे लिख के दिखा सकते हो, पोर्ट्स के बारे में लिख के दिखा सकते हो, एंड दैट्स इट। एंड चाहो तो ये डायग्राम भी बना सकते हो। फाइन, आई होप यू अंडरस्टूड। क्वेश्चन 1 है, आप लोग अगर आया तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। नाउ क्वेश्चन 1B के बारे में बात करते हैं। काफी सिंपल है, जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है CSS के बारे में विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइप्स, फीचर्स एंड कोर सिंटैक्स। जो पूछा है वो कंप्लीटली लिखने का हमें हमेशा से ट्राई करना होता है। इस चीज के अंदर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज CSS। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको CSS के बारे में उसका डेफिनेशन लिखना है। सेकेंडली
आपको उसके टाइप्स लिखने हैं, ठीक है। थर्ड आपको फीचर्स लिखना है एंड देन कोर सिंटैक्स लिख के दिखाना है। आई विल मेक इट सुपर सिंपल फॉर यू। सबसे पहली बात सीएसएस का जो है आपको फुल फॉर्म लिख देना है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म अच्छे से याद रख लो, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। हम इसको यूज करते हैं ताकि हम अपने एचटीएमएल पेजेस को डिजाइन कर पाए, उनको स्टाइल कर पाए, ठीक है। हमारे पास जो कलर्स होते हैं, फॉन्ट्स आते हैं, स्पेसिंग होती है, लेआउट वगैरह होते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, वो सब पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ सीएसएस, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। टाइप्स ऑफ सीएसएस सेकंड क्वेश्चन है, उसके अंदर सिर्फ 3 चीजें आपको याद रखनी है। आई एस नहीं, आपको आई याद रखना है। क्या? इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल ऐसे बोल के याद रख लो। इनलाइन सीएसएस जो होता है वो क्या होता है, बहुत सिंपल मैं आपको बताऊं तो आप क्या करते हो, कभी कभी आपने जो है ना H1 टैग लिखा फॉर एग्जाम्पल, H1 टैग में आपने जो है ना उसका जो टैग था वो यहाँ पर लिख दिया, लेकिन आप चाह रहे हो अरे इतनी सी स्टाइलिंग है, मैं कहाँ से सीएसएस फाइल में जाके इसको स्टाइल करूँ, मैं यहीं पर स्पेस करके आप क्या कर देते हो, उसको स्टाइलिंग दे देते हो। मतलब कि आप HTML टैग के अंदर ही स्टाइलिंग दे रहे हो, उस चीज को क्या बोला जाता है, इनलाइन स्टाइलिंग बोला जाता है, ठीक है। अगर आप एक ही एलिमेंट को स्टाइल करना चाह रहे हो, एंड ये हाईएस्ट प्रायोरिटी में होता है, क्यों? क्योंकि लोग ज्यादा प्रेफर कर देते हैं कि ठीक है चलो इसकी स्टाइलिंग यही दे देते हैं। क्लियर? सेकेंड चीज आपकी इंटरनल स्टाइलिंग होती है। कभी कभी आप जो हो अपनी HTML फाइल होगी आपकी आपकी index.html जैसे होती है, उसी के ऊपर आप क्या करते हो, एक स्टाइल टैग क्रिएट कर देते हो, ठीक है। मतलब हेड टैग के अंदर, हेड सेक्शन जो होता है उसके अंदर आप स्टाइल टैग जो है वो ऐड कर देते हो, एंड उसके अंदर सारी अपनी CSS की जो स्टाइलिंग है वो ऐड कर देते हो, ठीक है। मतलब कि HTML CSS दोनों का भी जो कोड है वो आपकी एक ही फाइल में हो जाता है, लेकिन ऊपर CSS का और नीचे HTML का कोड हो जाता है ना। तो ऐसी वाली जो CSS होती है वो होती है इंटरनल CSS, एंड मेजरली जो हमें सिखाया जाता है वो होती है एक्सटर्नल CSS, जिसमें हम सेपरेट .css फाइल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर सारे अपने जो है ना कोड लिख रहे होते हैं CSS के, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी हमें लिंक करना पड़ता है उसको अपने HTML पेज के साथ, नहीं तो वो स्टाइलिंग कहाँ पे ऐड होगी। सही बात है, एंड इसको हम यूज करते हैं फॉर मल्टीपल पेजेस। क्लियर? ये तीनों का भी एग्जांपल है जिसमें आप इनलाइन स्टाइलिंग करके दिखा सकते हो, जिसमें H1 टैग के अंदर ही स्टाइलिंग की है। इंटरनल के अंदर कुछ नहीं, स्टाइल टैग करते हो, एंड स्टाइल टैग के अंदर आप जो अपनी बेसिक CSS फाइल में जैसे लिख रहे होते हो सेम वैसे ही लिखते हो, और एक्सटर्नल CSS के अंदर आप दिखा सकते हो कि आप ऐसे क्या करते हो, अपने CSS फाइल को लिंक कर रहे होते हो HTML फाइल के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 2 चीजें तो आंसर कर दी, व्हाट इज CSS और टाइप्स। अब हमें बताना है अबाउट फीचर्स। तो फीचर्स क्या है भाई CSS के? सबसे बड़ा फीचर यही है कि ये टाइम सेव करता है। आपने एक बार उसको लिख दिया तो वो मल्टीपल पेजेस के लिए अप्लाई हो जाता है। पेजेस आपके फास्ट लोड होते हैं। क्यों भाई फास्ट लोड होते हैं? इसका जो रीजन है वो समझ लो। HTML का जो कोड है अगर आपने अलग लिख रखा है एंड CSS का कोड अलग लिख रखा है, तो जब आपका वेब लोड होता है ना पेज, तो सबसे पहले HTML जो फाइल है वो लोड होती है। तो ये अगर छोटी होगी तो ये जल्दी लोड हो जाएगी, अगर आपने इसमें CSS वगैरह सब चीजें ऐड कर रखी हैं तो वो बाद में थोड़ा धीरे से लोड होता है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है कि HTML के अंदर कम कोड होता है, इसलिए पेज फास्ट लोड करता है। इजी टू मेंटेन होती है भाई। एक .css फाइल में जो चीज आपको अपडेट करनी है, अगर आपको बॉडी का कलर अपडेट करना है, एक चीज अपडेट कर दो पूरी साइट अपडेट हो जाती है। मीडिया क्वेरीज सपोर्ट करता है, डिफरेंट स्टाइल्स आप अपने मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप के हिसाब से दे सकते हो। एनिमेशन, ट्रांजिशंस, ग्रेडियंट, शैडोज वगैरह आप ऐड कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट था वो है कोर CSS सिंटैक्स, जो हमें ऑलरेडी पता होता है, लेकिन इसमें क्या किसको क्या बोला जाता है ये पता नहीं होता। तो देखो हम लोग हमेशा कैसे लिखते हैं, पैराग्राफ, कलर, कोलन, फिर उसका जो कलर हमें चाहिए वो, और सेमीकोलन। तो इसके अंदर ये जो P होता है ना वो होता है सिलेक्टर। हमेशा अभी के लिए याद रख लो, ये जो आप जिसकी स्टाइलिंग चेंज कर रहे हो ना, जिस एलिमेंट की स्टाइलिंग चेंज कर रहे हो उसको बोला जाता है सिलेक्टर। फिर जो प्रॉपर्टी को आप जहाँ पे चेंज करना चाह रहे हो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद जो उसकी वैल्यू रखोगे दैट इज वैल्यू। तो सिलेक्टर, प्रॉपर्टी, वैल्यू, ये 3 पार्ट्स को आपको अच्छे से याद रखना है सिंटैक्स बताने के लिए, ठीक है। वही चीज यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करी हुई है, दैट्स इट। क्वेश्चन 1B के अंदर भी मैंने आपको सब चीजें अच्छे से समझा दी है। CSS के ऊपर क्वेश्चन आया तो आप काफी अच्छे से अटेंड कर सकते हो। अब क्वेश्चन 1C के बारे में बात करते हैं, जिसमें काफी बेसिक सा डिफरेंस आपको
आपको पूछा है ओल्ड HTML और मॉडर्न HTML के बीच में, ठीक है। तो HTML है आपके पास और HTML5 है आपके पास, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सिंपली आपको क्या बताना है कि ये जो HTML होता है, जो पहले वाला HTML था, उसके अंदर जो है ओल्ड सिंटैक्स यूज हुआ करता था, एंड जो HTML5 है वो इम्प्रूव्ड वर्जन है आपके HTML का विथ न्यू फीचर्स, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है ऑडियो, वीडियो, कैनवास, स्टोरेज, एपीआईज वगैरह का। तो बस वही आपको यहाँ पर मेंशन करके दिखाना है। तो सबसे पहले होता है फीचर आपका डॉक टाइप। डॉक टाइप मतलब जो स्टार्टिंग में जो हम लाइनें ऐड करते हैं ना HTML की, तो वो काफी लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन होता था HTML के अंदर, लेकिन HTML5 के अंदर कुछ भी नहीं है, बस इतनी सी लाइन हो गई है वो, ठीक है। तो ये एक काफी बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। बाकी ऑडियो वीडियो HTML के अंदर हम लोगों को फ्लैश यूज करना पड़ते थे, प्लगइन्स यूज करना पड़ते थे ऑडियो वीडियो ऐड करने के लिए, लेकिन अब डायरेक्टली टैग्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिए हैं HTML5 के अंदर, फाइन। देन सिमेंटिक टैग्स के अंदर पहले सिर्फ div और span टैग होते थे, लेकिन अब हेडर है, फुटर है, nav है, सेक्शन है, आर्टिकल है, तो हमें काफी सारे div span खुद से बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी कैनवास की बात करें तो HTML के अंदर नहीं अवेलेबल होता था, बट अब जो है ग्राफिक्स के लिए वो अवेलेबल हो गया है। फॉर्म इनपुट्स की बात करें तो पहले बेसिक फॉर्म होता था, टेक्स्ट, पासवर्ड, रेडियो के मतलब जो फीचर्स हैं बस यही होते थे, बट HTML5 के अंदर आपके पास कलर है, डेट है, ईमेल, रेंज, नंबर एंड ऑल, ये सारी चीजें भी एड ऑन हो गई हैं। लोकल स्टोरेज की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कुकीज यूज होती थी, लेकिन अब लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज यूज होता है। सिर्फ लोकल भी लिखा होगा तो भी इट्स ओके, ठीक है। जियो लोकेशन की बात करें तो पहले HTML में कोई भी जियो लोकेशन सपोर्टेड नहीं थी, बट अब जो है हमें API बिल्ट इन मिलती है जियो लोकेशन के लिए, फाइन। देन कैरेक्टर सेट की बात करें तो पहले कैरेक्टर लॉन्ग होता था काफी सारा, बट अब काफी सिंपल सा है, जो कि सिर्फ इतनी सी लाइन है, ठीक है। वेब वर्कर्स की बात करें तो इसके अंदर सपोर्टेड नहीं होता था, यहाँ पर बैकग्राउंड JS थ्रेड सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। मतलब बैकग्राउंड जो जावास्क्रिप्ट की प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। डेप्रिकेटेड टैग्स यानी कि जो टैग्स हमने रिमूव कर दिए हैं, तो पहले फॉन्ट और सेंटर करके यूज होता था, बट अब जो है सारे जो टैग्स हैं वो रिमूव हो चुके हैं, सिर्फ CSS के अंदर आपको जो यूज करना है आप कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंसेस, टॉप डिफरेंसेस ऑफ HTML एंड HTML5, क्लियर। टॉप डिफरेंसेस के अंदर आपको ऑडियो वीडियो याद रखना है, वर्जन इंप्रूव हुआ है, फिर कौन से सिमेंटिक टैग्स थे जैसे div और span थे पहले, अब काफी सारे हो गए, ये याद रखने हैं। कैनवास ऐड हुआ है वो आपको याद रखना है। फॉर्म इनपुट्स के अंदर जो एक्स्ट्रा इनपुट्स हैं वो ऐड हुए हैं। जियो लोकेशन की जो API है वो ऐड हुई है। देन लोकल स्टोरेज के बारे में आप लिख सकते हो, देन वेब वर्कर्स के बारे में लिख सकते हो। एटलीस्ट 5 to 6 तो आपको लिखना ही है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड एंड ये काफी इजीली समझ में आ गया होगा। नाउ और वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन 2A है आपका कि लिस्ट एंड एक्सप्लेन HTTP रिक्वेस्ट मेथड्स एंड गिव मिनिमम 3 डिफरेंसेस अमंग दीज मेथड्स। काफी सिंपल सा है। HTTP रिक्वेस्ट आप कब भेजते हो? जब एक ब्राउजर जो है वेब सर्वर से यानी क्लाइंट सर्वर से जाके कम्युनिकेट करता है, तब वो HTTP मेथड्स का यूज करता है, ताकि वो सर्वर को बता सके कि उसको कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो कौन सा एक्शंस होते हैं? 4 ही तो एक्शंस होते हैं। फेच करना है आपको डेटा, या डेटा सबमिट करना है, या डिलीट करना है, या अपडेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके जो मेथड्स यूज होते हैं वो है गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, हेड, पैच, ठीक है। अगर ये 6 याद नहीं हो रहा है ना, तो ये 4 तो हमेशा याद ही रखना, फिर भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे गाइज। गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये तो आपको अच्छे से याद रखना है। मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करती हूँ। गेट का मतलब क्या है? अगर आपको डेटा रिट्राइव करना है सर्वर से, तब आप क्या करते हो? गेट का यूज करते हो। इसमें कोई बॉडी नहीं होती, क्योंकि आप सिर्फ क्या कर रहे हो? मांग रहे हो, और डेटा आप क्या करते हो? URL में सेंड करते हो, ठीक है। पोस्ट से क्या होता है कि आप डेटा पुट कर रहे हो, यानी फॉर्म सबमिट कर रहे हो, या फिर कुछ रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, कोई फाइल अपलोड कर रहे हो, तो इसके अंदर मतलब आप डेटा को सेंड कर रहे हो ना सर्वर में, तो वो होता है पोस्ट से, क्लियर है। पुट की बात करें तो अगर आपको डेटा कोई अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है, आपको अपने डेटाबेस का रिकॉर्ड अपडेट करना है, उस केस में आप जो है पुट का यूज करते हो। बाकी डिलीट का सिंपल काम है, अगर आपको सपोज अकाउंट डिलीट करना है, फाइल डिलीट करनी है, उसमें आप डिलीट कर सकते हो रिसोर्स को बाय डिलीट, ओके। बाकी हेड होता है। हेड क्या होता है? सेम मतलब आपके गेट की तरह होता है, बट इसके अंदर रिस्पॉन्स बॉडी नहीं होती, फाइन।
पैच के बारे में अगर बात करें, पार्शियली अपडेट अ रिसोर्स, मतलब कि आप अपडेट करना चाह रहे हो छोटी सी फील्ड को, तो उस केस में पैच का यूज हो जाता है। बाकी ये जो हेड है ना, इसके अंदर आपको सिंपल अगर चेक करना होता है जैसे कि पेज एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, तो सिंपल उसके लिए हेड यूज होता है। तो हेड पैच एक्स्ट्रा के अंदर रख लो। बाकी गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट ये तो आप याद ही रख लेना, ठीक है। बाकी की डिफरेंसेस की अगर हम बात करें, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको मिनिमम 3 डिफरेंसेस देने हैं, तो काफी सिंपल आप जो है इसमें बता सकते हो गेट, पोस्ट और पुट के बारे में। डेटा लोकेशन, डेटा यहाँ पर यूआरएल के अंदर आपको मिल रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पर रिक्वेस्ट बॉडी में होता है, यहाँ पर भी रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर होता है, क्योंकि यहाँ पर आप यूआरएल भेज रहे हो, इस फॉर्मेट में आपका यूआरएल जा रहा होता है, ठीक है। बाकी सिक्योरिटी की बात करें तो ये लेस सिक्योर होता है, क्योंकि सारी चीजें यूआरएल के अंदर विजिबल होती हैं। बाकी यहाँ पर ये मोर सिक्योर एंड मोर सिक्योर, क्योंकि बॉडी, रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर जो डेटा है वो हिडन होता है। यूज केस की बात करें तो गेट का हम यूज करते हैं ताकि हम फेच कर पाए या रीड कर पाए डेटा को। बाकी पोस्ट और पुट का यूज करते हैं ताकि सबमिट कर पाए डेटा को और अपडेट कर पाए। बॉडी की बात करें तो गेट की कोई बॉडी नहीं होती, पोस्ट और पुट की बॉडी होती है। आइडम पोटेंट की बात करें तो हमेशा जो रिजल्ट होता है वो हमेशा आपको सेम ही मिलेगा गेट के अंदर, गेट वाले, क्योंकि आप वेबसाइट अगर आप कोई भी google.in कर रहे हो तो आपको वही वेबसाइट मिलेगी हर बार, कोई चेंज आपको करके नहीं देगा, ठीक है। बाकी पोस्ट के अंदर आपको नहीं मिलता है, एंड येस के अंदर येस अपडेटेड चीज आपको मिल रही होती है। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द डिफरेंसेस, आपको कैसे लिखना है ना। कुछ पॉइंट्स आपको वैसे 3 ही पूछे थे तो हमने 5 लिख दिया, ऑलमोस्ट आप ज्यादा लिखने का ट्राई करना। क्वेश्चन 2B के अंदर आपको क्या बोला गया है, राइट HTML कोड फॉर होम पेज रेस्टोरेंट वेबसाइट यूजिंग इमेज, हाइपरलिंक्स एंड टेबल, यूज एक्सटर्नल CSS फॉर यूनिफॉर्म फॉर्मेटिंग ऑफ हेडर एलिमेंट्स। तो ये आपकी प्योर कोडिंग वाला क्वेश्चन है, एंड आई नो कि आप लोग इसी चीज से डर रहे हो, लेकिन इसमें बिल्कुल डरने वाली चीज नहीं है, क्योंकि कोई एग्जामिनर एक एक लाइन बैठ के आपके इतना ही चेक करने वाला है, ठीक है। कोई इतना नहीं ध्यान देने वाला है। आपके जो मेंशन चीजें हैं जैसे कि रेस्टोरेंट वेबसाइट होनी चाहिए, यहाँ पर बोला गया है इमेज, हाइपरलिंक्स और टेबल होना चाहिए, तो ये 3 चीजें ही चेक होंगी, ठीक है। और आपके सिंटैक्स वगैरह गलत नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी एक्सटर्नल CSS का यूज करने बोला है, मतलब कि आप style.css फाइल अलग लिखोगे, index.html फाइल अलग लिखोगे। तो style.css में कुछ भी नहीं, सबसे पहले ये याद ही रख लो, पहले बॉडी लिखना होती है जिसमें आप फॉन्ट फैमिली डिफाइन करते हो, बैकग्राउंड कलर डिफाइन करते हो, मार्जिन पैडिंग 0 रखते हो, सिंपल है, याद रख सकते हो। H1 H2 यानी हमेशा हम लोग H1 और H2 को यूज कर रहे होते हैं वेबसाइट में, उनका कलर पहले ही डिफाइन कर दो। अगर आपको इतना नहीं लिखना है टेक्स्ट वगैरह तो सिंपल कलर डिफाइन कर दो, फॉन्ट साइज डिफाइन कर दो, दैट्स इट। फिर आपको nav a डिफाइन करना है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि जो एंकर टैग के अंदर आपके हैं तो उनका मार्जिन आप डिफाइन कर सकते हो, नहीं तो कलर डिफाइन कर सकते हो। इनमें सब कुछ आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको जितना याद आ रहा है आपको कलर रखना होता है, आपको टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे नन कर देनी है, फॉन्ट वेट आपको बोल्ड कर देना है, बस छोटी छोटी चीजें करके दिखानी है ना। हवर करने पे अगर आपको चाहिए, वैसे इतना कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन आप जितना ज्यादा लिखोगे इतना सही है, ठीक है। तो अगर हवर करने पे आपको कोई कलर चाहिए आप दिखा सकते हो, यही एक्स्ट्रा चीजें हैं जो देखी जाती हैं, ठीक है। बाकी टेबल, आपको टेबल बोला गया है, मतलब रेस्टोरेंट का क्या है ना, रेस्टोरेंट वेबसाइट हमें बनानी है जिसमें हमें टेबल करके ना मेन्यू दिखाना है अपना, ठीक है। तो वो मेन्यू हमें क्रिएट करना है, तो टेबल के लिए कुछ नहीं, टेबल होता है, टेबल का हेडर होता है, टेबल का डेटा होता है। हेडर यानी कि आपको मेन्यू में क्या दिखाना है भाई, यहाँ पर हमारा जो भी हमें आगे दिखाना है हम लोग देख सकते हैं आगे। आई टेल यू, वेट, अभी विल गो इन सीरीज। तो उनका कलर और वगैरह हम ये सारी चीजें जो है CSS फाइल के अंदर लिख देंगे। आई होप कि CSS फाइल में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब HTML फाइल के अंदर index.html में कुछ नहीं, सिंपल ये आपको करना है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, और HTML आपको यहाँ पर लिखना है, और दैट्स इट। इससे ही आपको स्टार्ट करना है, ये बता रहा है कि आप HTML5 का यूज कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपको HTML से स्टार्ट करना है, HTML टैग से। और HTML टैग कहाँ तक रहता है, जब तक आपने मतलब आगे तक HTML लिख रहे हो ना, जहां तक HTML लिख रहे हो वहां तक HTML टैग होता है। तो एक बार लिखने के बाद एंड में इसका क्लोज भी आपको करना होगा, ठीक है। फिर आपका जो होता है ना हेड टैग होता है, हेड टैग में हमेशा मेरी कुछ ट्रिक्स याद रख लो, इसके बाद जो है आपका हेड टैग आएगा ना, तो हेड टैग में हमेशा याद रखो कि आपका टाइटल आता है, सिर्फ
टाइटल आता है, क्लियर। उसके बाद आपने जो है ना CSS फाइल लिंक भी करनी है इसके अंदर, तो ये चीज आ जाएगी बस, और हेड टैग आपका क्लोज हो जाएगा। अब ये टाइटल में आपको रेस्टोरेंट का नाम लिख देना है, ये तो लाइन आप याद ही रख लो जिसमें आपको एक्सटर्नल CSS को क्या करना होता है, ऐड करना होता है, सिंपल लिंक करना होता है, जिसमें आपका REL जिसमें स्टाइल शीट लिखते हो, और जो रेफरेंस आपको लेना है किस फाइल से उसका पाथ दे रहे होते हो, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। अब जो है आप स्टार्ट करते हो, HTML हो गया, HTML हो गया, हेड हो गया। अब आप स्टार्ट करते हो अपनी बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर आके आपको सबसे पहले इमेज बोला है ना, क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, इमेज दिखानी है, हाइपरलिंक्स और टेबल दिखानी है। मतलब कि कुछ नहीं, एक वेबसाइट है जिसके अंदर आपकी इमेज है, यहाँ पर नाम है आपकी रेस्टोरेंट का, उसके बाद यहाँ पर आपका नैव बार चल रहा है वो आपको दिखाना है जिसमें कुछ लिंक्स है, और फिर यहाँ पर आपका मेन्यू है, ठीक है। ऐसा आपको अपने दिमाग में सोच लेना है, फाइन। अब यहाँ पर बॉडी के अंदर आप इमेज दिखाओगे तो इमेज का जो है सोर्स दिखाना होता है, यानी वो JPG फाइल, और एल्ट करके आप दिखा सकते हो अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वहां पे क्या दिखाना है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। विड्थ और हाइट यहाँ पर आप मतलब जो है ना कर सकते हो सेट, नहीं तो फिर CSS में भी कर सकते हो। हेडिंग की बात करें, यहाँ पर हेडिंग दिखानी है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके लोगों के बाद यहाँ पर आपकी हेडिंग के बाद आपका जो है ना ये आ जाएगा कि एग्जैक्टली आपको क्या दिखाना है पैराग्राफ के अंदर, जैसे ऑथेंटिक इंडियन क्यूजीन सिंस 1995, ये आप दिखा सकते हो। चलो ये बात हो गई ऊपर के डेकोरेशन की। अब नेविगेशन लिंक्स पे आ जाते हैं जिसपे हमें हाइपर लिंक्स बतानी है। तो सबसे पहली बात, हम इसका स्टाइल हमने यहाँ पर लिख दिया है, चाहो तो ये styling.css में दिखा देना। सिंपल सा आपको यहाँ पर नैव बार क्रिएट करना है, ठीक है। ये नैव बार कैसे क्रिएट होगा, यहाँ पर आपने एंकर टैग का यूज किया है जिसमें index.html है, ठीक है। यहाँ पर आपका होम है, यहाँ पर आपका मेन्यू है, ठीक है। यहाँ पर आपका अबाउट अस है, यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट है, ठीक है। सिंपल 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 आपको यहाँ पर ये HTML डॉट करके ऐड कर देना है। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको इन सब HTML का भी कोड लिखना है, बिल्कुल भी नहीं। सिंपल आपसे जो बोला है नैव बार दिखाना है, उसमें हाइपर लिंक्स दिखानी है, वो आपने दिखा दिया, ठीक है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये नेविगेशन लिंक्स हैं, तो आप इनको नेविगेशन टैग के अंदर रखोगे, ठीक है। अब आपका सबसे लास्ट वाला जो उनका बोला गया है क्वेश्चन में, वो है टेबल दिखाना। तो हमेशा याद रखो टेबल के अंदर आपको आपके पास होता है ये टेबल टैग, ठीक है। हमेशा टेबल टैग को याद रखना, जिससे डायरेक्टली टेबल आपकी क्रिएट होती है। टेबल टैग होने के बाद आपको ये याद रखना है कि हर एक टेबल में क्या होती है ना, रोज होती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो है यहाँ पर टेबल यहाँ पर जो आपने ये डिफाइन किया है ना, इसमें आप सबसे पहले टेबल हेडिंग्स को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 हेडिंग्स डिफाइन करी है। सबसे पहली हेडिंग है आपका डिश नेम, ठीक है, डिश नेम है। फिर यहाँ पर आपकी कैटेगरी है, फिर यहाँ पर आपका प्राइस है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपने एंड कर दिया। दूसरा आपका रो आता है, ये आपने एक रो डिफाइन कर दिया। दूसरे रो में, अब ये तो हेडिंग हो गई, ये बोल्ड वगैरह में डायरेक्टली आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर टेबल का डेटा मेंशन करना है, तो आप लोग एक एक टेबल का डेटा ऐसे मेंशन करोगे, ठीक है। फिर वही चीज, यहाँ पर ये डिश का नाम है, यहाँ पर कैटेगरी है, यहाँ पर उसका प्राइस है। वैसे ही दूसरे, तो ऐसे 2-3 आप जो है ना डिशेस इसके अंदर ऐड कर दोगे और टेबल का टैग क्लोज कर दोगे। एट लास्ट बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। क्या इस कोड में कुछ हार्ड था गाइस? सिंपल समझने वाली बात थी। एंड आप लोग इतना डर रहे हो कोडिंग से, मुझे इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि WT से आप लोग बहुत ज्यादा डर रहे हो। भाई वेब टेक्नोलॉजी, आई नो कि हम लोग वेबसाइट्स आजकल AI से बना रहे हैं, बट फिर भी आपको थोड़ी बहुत इतनी तो बेसिक नॉलेज है कि आपको समझ में आ रहा है कि उस कोड में क्या लिखा है। बस समझने की कोशिश करो, राइट, नथिंग एल्स। आई होप यू गॉट दिस थिंग नाउ। अभी हमने इसमें ज्यादा टाइम दे दिया। क्वेश्चन 2C के अंदर आपको बहुत सिंपल, मैं आपको अब ओरली बता देती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ CSS इनहेरिटेंस के बारे में बताना है। तो कुछ CSS की प्रॉपर्टीज होती हैं जो अप्लाई होती हैं टू अ पेरेंट एलिमेंट ऑटोमेटिकली, मतलब जो पेरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्टली पास हो जाती है टू इट्स चाइल्ड एलिमेंट। तो ये ऐसा क्यों होता है, इनहेरिटेंस क्यों होता है CSS के अंदर? तो काफी बार चीजें होती हैं, जैसे कि हम लोग बॉडी सबसे पहले डिफाइन करते हैं। क्यों डिफाइन करते हैं भाई? कुछ प्रॉपर्टीज, एक पेरेंट प्रॉपर्टीज होती है जो हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। इसमें हमने फॉन्ट फैमिली, कलर, फॉन्ट साइज डिफाइन कर दिया। तो अगर आगे जाके मैंने H1 के अंदर ये चीजें नहीं लिखी तो H1 जो है यही चीजों को इनहेरिट करेगा। मुझे बार बार H1 के लिए भी सेम फैमिली, नहीं तो फिर मुझे हर एक के लिए फॉन्ट फैमिली लिखना पड़ता, हर एक के लिए कलर मेंशन करना पड़ता। वो तो हाँ, मैं इधर कलर मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मेरी मर्जी है कि मुझे उसको ओवरराइड करना है ना, वरना तो वो यही कलर यूज होता। मुझे सिर्फ चेंज करना है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ और ऐड कर रही हूँ। तो इससे जो है ना ओवरराइड हो जाता है। कौन क्या ओवरराइड हो जाती है? इनहेरिटेड वैल्यू ओवरराइड हो जाती है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। सिमिलरली
आपके जो है ना और चीजें भी होती हैं, लेकिन अब ऐसा मत समझो कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड होती हैं, है ना। कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। ये सिंपल सा एग्जांपल आप इतना सा भी लिख के दिखाओगे ना तो इट इज इनफ। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड होती हैं एंड कौन सी नहीं होती हैं। इनहेरिटेड के अंदर आपका कलर, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, टेक्स्ट अलाइन, लाइन हाइट, ये सारी क्या होती हैं, इनहेरिटेड होती है। मतलब अगर बॉडी पे सेट कर दिया तो उसके सारे चिल्ड्रन को वो मिल जाती है। नॉट इनहेरिटेड में अपनी मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, बैकग्राउंड, वेट, हाइट, डिस्प्ले, ये सारी चीजें आपकी नॉट इनहेरिटेड होती हैं। मतलब आपने बॉडी में सेव भी कर दी तो वो इनहेरिट नहीं होती हैं। क्लियर। अब मैं आपको इसकी एकदम सिंपल सी मेमोरी ट्रिक बताती हूँ जो आपको याद रखनी है। इनहेरिटेड के अंदर जो है ना आपकी जो फॉन्ट रिलेटेड चीजें होती हैं वो इनहेरिट होती हैं, और नॉट इनहेरिटेड के अंदर जो आपकी बॉक्स रिलेटेड चीज होती है, जैसे मार्जिन बॉक्स रिलेटेड है, पैडिंग, बॉर्डर, बैकग्राउंड बॉक्स रिलेटेड हो गया ना, तो ये नॉट इनहेरिटेड होते हैं। बाकी फॉन्ट रिलेटेड सारी चीजें आपकी इनहेरिटेड होती हैं। क्या इतना सा क्वेश्चन आप याद रख लोगे? दैट्स इट भाई। और अगर आपको फोर्सफुली क्या करवाना है, इनहेरिट करवाना है नॉट इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को, तो आप कुछ नहीं, सिर्फ बॉर्डर आपको इनहेरिट करवाना है, तो बस बॉर्डर को क्या कर दो, आप कोलन करके उसकी वैल्यू इनहेरिट कर दो, तो उससे जो बॉडी वाली उसकी बॉर्डर होगी ना वो ही इनहेरिट हो जाती है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। नाउ क्वेश्चन 3A के बारे में बात करें तो आपको एक्सप्लेन करना है वेरिएबल्स विथ रिस्पेक्ट टू जावास्क्रिप्ट, राइट एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि आपके जो वेरिएबल्स होते हैं ना विथ रिस्पेक्ट टू जावास्क्रिप्ट आप कैसे यूज करते हो। क्लियर है, बस उसका एग्जांपल बताना है एंड लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में बताना है। जावास्क्रिप्ट अगर आपने पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लगेगा। वेरिएबल कुछ नहीं होता है, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर आप डेटा को स्टोर करते हो। ठीक है, ओके। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी वेरिएबल्स वही होते हैं। अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ी है उसका वेरिएबल्स पता है, दैट्स इट। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट होता है जावास्क्रिप्ट में। तीन जो है ना कीवर्ड्स का यूज होता है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में, एक तो वेरिएबल, एक लेट और एक कांस्टेंट, जिससे आप क्या कर पाते हो, वेरिएबल को डिक्लेयर कर पाते हो। तो सबसे पहला है आपका वेरिएबल जो कि फंक्शन स्कोप्ड होता है। मतलब आपको फंक्शन के अंदर अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप VAR का यूज करते हो, एंड उसमें उसको आप रीअसाइन भी कर सकते हो, रीडिक्लेयर भी कर सकते हो। पहले लेट भी यूज होता था, मतलब अब इतना यूज नहीं होता है, वेरिएबल का यूज होता है मेजरली। यहाँ पर स्टिल ब्लॉक स्कोप्ड एंड, या आप इन चीजों को, इन दोनों को याद रख सकते हो। जो कि ब्लॉक स्कोप्ड होता है उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर आप इसको जो है ना असाइन कर सकते हो। बाकी कॉन्स्ट है आपके पास कॉन्स्टेंट के लिए, तो अगर आपको कॉन्स्टेंट डिफाइन करना है तो ये यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल लिख के दिखा सकते हो आप, स्ट्रिंग का, नंबर का, बुलियन का। यहाँ पर आपको अगर अनडिफाइंड छोड़ना है तो वैसे दिखा सकते हो, आपको नल इंटेंशनली उसको रखना है तो दिखा सकते हो। बाकी लोकल वेरिएबल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल की बात करें तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर। ग्लोबल वेरिएबल वो होता है जो कि आपके फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होता है। क्यों? क्योंकि फंक्शन के बाहर अगर वो डिक्लेयर है मतलब कि वो ग्लोबली डिक्लेयर है, वो पूरे प्रोग्राम के लिए डिक्लेयर है एंड आप उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब लोकल जो वेरिएबल होता है वो सिर्फ उस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है ना, तो आप उसको सिर्फ उस फंक्शन में यूज कर पाते हो, ग्लोबली उसका कोई मतलब नहीं होता। तो देखो ये मैंने क्या किया, फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, अब मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, मेरा फंक्शन है। यहाँ पर फंक्शन हमेशा हमेशा फंक्शन कीवर्ड से स्टार्ट होता है, ये आपको याद रखना है। एंड लेट सपोज ABC उस फंक्शन का नाम है, और यहाँ पर मैंने जो है ना उसके यहाँ पर ब्लॉक बना दिया। अब इसके अंदर मैंने जो है ना एक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल करके मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, अलर्ट दिखाना चाह रही हूँ। ठीक है, अलर्ट ग्लोबल वेरिएबल का, तो ऑब्वियसली ये ग्लोबल वेरिएबल बाहर है, ये फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आई एम ग्लोबल आ जाएगा। यहाँ पर भी जो है ना ये लोकल वेरिएबल, क्योंकि ये इसी के अंदर है ना, तो ये भी मुझे आउटपुट दे देगा। लेकिन अगर मैं बाहर जाके माय फंक्शन को कॉल करूं एंड वापस से अलर्ट ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल करूं, तो यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल विल वर्क, बट लोकल वेरिएबल को आपको एरर आ जाएगा, क्योंकि अब आप फंक्शन के बाहर आ गए हो एंड उसको एक्सेस करना चाह रहे हो। ठीक है, दैट्स इट, यही कॉन्सेप्ट है ग्लोबल और लोकल का। बाकी डॉम वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्टार क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि इसमें भी 2025 में दोनों भी साइड आपको डॉम का क्वेश्चन आया था, तो प्लीज इस चीज को अच्छे से याद रखो। काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डॉम यानी कि क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। ये कुछ भी नहीं, एक ट्री स्ट्रक्चर होता है। ट्री स्ट्रक्चर होता है आपके HTML पेज का, जो कि ब्राउजर क्रिएट करता है अपनी मेमोरी के अंदर। फाइन, बहुत ज्यादा सिंपल से आपको समझ में आ गया होगा। जो HTML होता है
इसके अंदर HTML है, HTML के अंदर हेड है, हेड के अंदर टाइटल है, टाइटल के बाद बॉडी है, फिर बॉडी में H1 टैग है, P टैग है, बॉटम बटन टैग है। तो ये सब कैसे क्रिएट होते हैं, ये डॉम के शेप में क्रिएट होते हैं। आई विल शो यू इफ आई हैव द, नो आई डोंट हैव दैट स्ट्रक्चर, या यहाँ पर ये बना हुआ है। आई विल शो यू कैसे ड्रॉ करना है आपको। ये आपका HTML है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके पास आ जाता है हेड, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ जाती है बॉडी, क्लियर है। यहाँ पर हेड के अंदर क्या दिया है आपने, टाइटल दिया है, जो मैंने हमेशा बोला है आपको याद रखने के लिए। बॉडी के अंदर H1 आ जाता है, फिर आपके पास P आ जाता है, फिर आपके पास बटन आ जाता है। तो ऐसे फॉर्मेट को बोला जाता है डॉम, ठीक है। तो वेबसाइट जो है अपने ब्राउजर के अंदर ये स्टोर करके रखती है। एंड इसी हिसाब से अगर आपको कहीं जाके टाइटल अपडेट करना है ना, तो HTML टू हेड टू टाइटल, ऐसे जो है ना इसको अपडेट किया जाता है। समझ में आ गई बात। कॉमन डॉम मेथड जो है उसके अंदर आप ये याद रख सकते हो, 2-3 बस, ज्यादा सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है। एंड उसके अंदर आप ID मेंशन करते हो कि भाई ये ID है, क्लियर है। तो ऐसे आप जो है उसको फाइंड आउट करते हो, ऐसे एलिमेंट को फाइंड आउट करते हो। फिर अगर आपको पैराग्राफ चाहिए तो आप बता सकते हो गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, जिसका टैग जो है वो पैराग्राफ है, उसको फाइंड आउट करो, ठीक है। बाकी एलिमेंट डॉट इनर HTML, एंड फिर उसको आप जो है ना टेक्स्ट दिखा रहे हो, मतलब कि आपको क्या करना है ना, चेंज करना है। तो आप इनर HTML मतलब कि उस कंटेंट को जाके एक्सेस कर रहे हो, एंड फिर आप उसको असाइन कर रहे हो विद सम अदर वैल्यू, ओके। फिर अगर आपको उसका कलर चेंज करना है तो डॉट स्टाइल डॉट कलर, बस आपको ऐसे ही करना है। अगर आपको नया एलिमेंट क्रिएट करना है तो क्रिएट एलिमेंट। जावास्क्रिप्ट काफी ज्यादा इंग्लिश से सिमिलर लैंग्वेज है, एंड काफी ज्यादा आपको याद भी रह जाएंगे ये कीवर्ड, बस थोड़ा बहुत आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना। पेरेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, आप एक नया एलिमेंट जो है वो ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी इंट्रिंसिक इवेंट हैंडलिंग इन डॉम्स की अगर बात करें तो कॉमन इवेंट एट्रीब्यूट्स बहुत ज्यादा सिंपल है, जो आप याद रख सकते हो। इवेंट एट्रीब्यूट्स क्या हो जाते हैं, ये ना सिंपल, इनका मतलब होता है जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली जो है ना आपके HTML टैग्स के अंदर आपने यूज किया है ना। इवेंट एट्रीब्यूट्स को डायरेक्टली आप सिंपल याद रख सकते हो ऑन क्लिक, है ना। जब यूजर क्लिक करे, यानी कोई बटन का आपने जो है ना टैग क्रिएट किया है, फॉर एग्जांपल ये बटन का टैग है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है BUTTON होता है नो, यहाँ पर आपको बस ये शॉर्ट में लिख के मैं बता रही हूँ। अब ये टैग है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है इसमें ऑन क्लिक के ऊपर कुछ आपको इसमें फंक्शनैलिटी दिखानी है कि ऑन क्लिक के ऊपर फिर ऐसा अलर्ट आना चाहिए। तो सिंपल आप यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ऑन क्लिक लिखते हो, यहाँ पर ऑन क्लिक लिखते हो, एंड फिर यहाँ पर आप अलर्ट मेंशन करते हो, ठीक है। तो इसका मैंने एग्जांपल भी यहाँ पे मेंशन, या ये वाला देखो, बटन क्लिक, बटन ऑन क्लिक अलर्ट बटन क्लिक, ठीक है। और फिर आपके ये बटन के अंदर जो दिखता है ना बटन, ये बटन है और उसके अंदर लिखा है क्लिक मी, ठीक है, ये बटन है। तो क्लिक होने के बाद आपके पास जो है ना एक अलर्ट, एक नोटिफिकेशन आएगा बटन क्लिक। तो ये जो होते हैं ना इनको बोला जाता है इवेंट एट्रीब्यूट, कॉमन इंट्रिंसिक इवेंट एट्रीब्यूट्स, फाइन। तो वैसे ही ऑन डबल क्लिक, अगर डबल क्लिक है तो क्या होगा, ऑन माउस ओवर, अगर आप हवर करते हो तो क्या होगा, अगर माउस आप आउट लेके जाते हो उस एलिमेंट से तो क्या होगा, की प्रेस करते हो तो लोड होने पर, ऑन सबमिट, ऑन चेंज। तो इनमें से 2-3 बस आपने याद रख लिया ना, दैट इज इनफ। और ये हमेशा हमेशा आपके कहाँ पर यूज होते हैं, आपके HTML टैग के अंदर यूज होते हैं। अभी देखो ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ का नाम है हवर ओवर मी। तो इसके अंदर ऑन माउस ओवर पे मैंने क्या लिखा है कि इसका कलर रेड हो जाना चाहिए, और ऑन माउस आउट पे मैंने लिखा है कि ब्लैक हो जाना चाहिए। और दिस डॉट स्टाइल डॉट कलर से इसी का कलर जो है वो चेंज होता है, ठीक है। बाकी ऑन लोड इवेंट ऑन बॉडी की बात करें तो अगर पूरी बॉडी, आपका जो पूरा पेज है वो लोड हो जाए तब आप दिखा सकते हो ऑन लोड, है ना। मतलब कि पूरी बॉडी लोड होने के बाद ये अलर्ट दिखा दो कि पेज लोडेड, क्लियर। अब सबको आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको लिस्ट करने बोला था, तो लिस्ट के साथ मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखा दिए ताकि आप याद रख पाओ। बाकी आपको एंगुलर JS के ऊपर कोई नोट लिखने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। एंगुलर JS क्या है, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जो कि गूगल ने डेवलप किया है, ठीक है, जो कि हम यूज करते हैं टू बिल्ड सिंगल पेज एप्लीकेशंस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सिंगल पेज एप्लीकेशंस अगर आपको बनाने हैं तो उसके लिए एंगुलर JS का यूज होता है, और एंगुलर JS एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जो गूगल ने डेवलप किया है। इतना इंट्रोडक्शन इनफ है एंगुलर JS के लिए, क्लियर है। अब यहाँ पर इसकी खासियत क्या है, जो वेब एप्लीकेशंस होते हैं ना आपके अपडेट कर देते हैं कंटेंट विदाउट रीलोडिंग द पेज, ठीक है। जो पेज है आपका ये रीलोड करने से पहले ही, मतलब विदाउट रीलोडिंग
लोडिंग आपका जो है अपडेट हो जाता है कंटेंट, ठीक है। जैसे कि आपका जीमेल ऐप हो गया, गूगल मैप्स वगैरह हो गए, ये क्या करते हैं डायरेक्टली विदाउट लोडिंग आपका जो है ना अपडेट करते हैं, तो इसमें एंगुलर जेएस का यूज होता है। अब इसमें की फीचर्स क्या है, तो सबसे पहला टू वे डेटा बाइंडिंग, मतलब मॉडल और व्यू दोनों भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं, ठीक है। एमवीसी आर्किटेक्चर है, मतलब कि डेटा, यूआई, लॉजिक सारी चीजें जो है वो सेपरेटेड है। बाकी डायरेक्टिव्स है, मतलब कि स्पेशल आपका एचटीएमएल और एट्रीब्यूट्स का यहाँ पर यूज होता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन की बात करें तो ऑटोमेटिकली जो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। राउटिंग की बात करें तो डायरेक्टली आपके पेजेस नेविगेट हो जाते हैं विदाउट रीलोडिंग, क्लियर। फिल्टर्स की बात करें तो आपका जो डेटा है वो फॉर्मेट होता है, करेंसी हो गया, अपर केस वगैरह चीजें हो गई, डायरेक्टली ऑटोमेटिकली फॉर्मेट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो एंगुलर जेएस को डायरेक्टली आपको ऐसे बताना है कि ऑटोमेटिक वे के ऊपर हम लोग अपनी वेबसाइट को लेके जा सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट एंगुलर जेएस के डायरेक्टिव्स हैं, जिसमें से 2-3 आप इसमें से याद रख सकते हो, जैसे कि एनजी, सब हमेशा सब जो याद स्टार्ट होते हैं वो एनजी से ही होते हैं, ये आपको याद रखना है, क्लियर। एनजी और हाइफन, तो एनजी हाइफन ऐप है आपके पास, तो ये होता है रूट। रूट किसका, आपके एंगुलर एप्लीकेशन का। हमेशा जो आप स्टार्ट करोगे ना तो उसको आप ऐसे ही स्टार्ट करोगे। एनजी मॉडल होता है जिसमें आप बाइंड करते हो इनपुट को टू वेरिएबल, क्लियर। मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल के साथ। ये देखो, ये एनजी ऐप है जिसको आपने स्टार्ट किया है अपने ऐप के नाम से, फाइन। उसके बाद एनजी मॉडल, यहाँ पर अपने मॉडल का नाम दिया एंड उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन करी है ना, तो यहाँ पर जो आपने एंटर नेम लिया है वो आप किसके अंदर असाइन करवाने वाले हो, स्टूडेंट वाले वेरिएबल के अंदर असाइन करने वाले हो, क्लियर है। बाकी एनजी कंट्रोलर होता है, एनजी कंट्रोलर अगेन एक अटैच्ड कंट्रोलर सेक्शन होता है हमारे पास, ठीक है। ऐसे आप इसको दिखा सकते हो, कंट्रोलर वाला किधर गया, एनजी कंट्रोलर, या एनजी कंट्रोलर यहाँ पर है। तो ये बेसिकली कुछ मतलब इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं जो आपके एचटीएमएल के अंदर ऐड हो जाते हैं, ठीक है। फिर एनजी रिपीट भी होता है जो यहाँ पर आपका यूज हुआ है। एनजी इफ भी होता है, यानी कि अगर आपको कंडीशंस अप्लाई करनी है तो इफ का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बाकी आपका एनजी शो भी होता है, एनजी क्लिक भी होता है, तो ये आप दिखा सकते हो, ठीक है। ये छोटा सा एंगुलर जेएस का एग्जांपल है। सबसे पहले ये जो है ना ऐड करना मत भूलना स्क्रिप्ट फाइल, जिससे आपकी जो एंगुलर की लाइब्रेरी है ना वो लोड होती है, ठीक है। तो इसको आप याद रखना, क्या है, एंगुलर है, एंगुलर डॉट मिन डॉट जेएस, क्लियर है। इसको आपको अच्छे से क्या करना है ना, स्क्रिप्ट वाली फाइल के अंदर ऐड कर देना है ताकि एंगुलर आपकी इसमें लोड हो जाए। कुछ छोटे छोटे आपको जो हमेशा याद रखना है वो ऐप वाला है, कंट्रोलर वाला है, मॉडल वाला है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये फिर हम क्या कर सकते हैं ना, अगर हमने ऐसे मॉडल करके एंगुलर में यूज कर लिया है ना, तो पैराग्राफ में करके अगर हमने हेलो लिखा है एंड उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं वो स्टूडेंट लिख रही हूँ, तो बेसिकली जो स्टूडेंट का नाम मेंशन करा होगा वेबसाइट पे आते ही उस मतलब जो भी स्टूडेंट है उसने, तो उसी का नाम इसके आगे आएगा, है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने मेंशन किया हेलो, मतलब जो मेरे पास आया तो मैंने अपना नाम मेंशन किया, तो फाइनली मेरे पास जब मैं एंटर कर दूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, हेलो जेफा, जैसे कि क्लॉड पे आ जाता है, जेमिनी पे आ जाता है, राइट। तो इसमें क्या यूज हुआ है, एंगुलर जेएस का यूज हुआ है। तो ये डायनामिक करने के लिए जो यूज होता है वो है एंगुलर जेएस, क्लियर। तो ये थोड़ी बहुत चीजें आप इसकी याद रख सकते हो। 4A देखें तो जावास्क्रिप्ट कोड लिखना है आपको, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, वैलिडेशन का इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो मतलब कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक क्रिएट करना है जिसके अंदर आपको वैलिडेशन करवाना है, ठीक है। वैलिडेशन इसके अंदर जो यूजर इनपुट है आप पहले ही चेक कर ले रहे हो, सर्वर को सेंड करने से पहले ही चेक कर ले रहे हो जो यूजर ने इनपुट डाला है क्या वो करेक्ट है या कहीं गलती है, ठीक है। जैसे नेम है, नेम के अंदर नंबर नहीं आ सकते, कैरेक्टर्स नहीं आ सकते, सिर्फ लेटर्स होने चाहिए, तो ये वैलिडेशन आप कर सकते हो। ईमेल के अंदर हमेशा एम्परसेंड होना चाहिए, ये आप देख सकते हो। मोबाइल नंबर के अंदर 10 डिजिट्स ही होने चाहिए, ये आप वैलिडेट कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आप फॉर्म क्रिएट करोगे जिसमें सिंपल सी आप पहले स्टाइलिंग दे सकते हो जो कि ऑप्शनल है। डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन फॉर्म से स्टार्ट करो, ऑन सबमिट फॉर्म, ये आपको पता होता है। ये रिटर्न वैलिडेट है, मतलब कि ये वैलिडेट फंक्शन है जो कि आपने जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर, जो अभी हम देखेंगे वो जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर है, तो पहले उसको चेक करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर नेम है जिसमें हम इनपुट में नेम ले रहे हैं, अगर कुछ एरर आएगा तो हम स्पैन के अंदर वो एरर दिखाएंगे, ठीक है। वैसे ही सेम एग्जैक्टली ये जो है वही ईमेल के लिए वही मोबाइल के लिए आपको लिखना है एंड इनपुट टाइप में सबमिट दिखा देना है फॉर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपकी जो वैलिडेट वाला है उसमें आप कैसे दिखाओगे,
वैलिडेट वाला देखो स्क्रिप्ट टैग के अंदर वैलिडेट फंक्शन आपने डिफाइन कर रखा है। इसमें सबसे पहले तो एंटर होने के बाद आप चेक करोगे, क्या चेक करोगे भाई कि आपका अगर पहले से कुछ है तो उसको आप डिलीट कर दो। फिर यहाँ पर आपका वो मतलब सारी चीजें इनर HTML जो है वो यहाँ पे इरेज हो जाएगा। उसके बाद आपका है ना एक एक वैलिडेशन आपको दिखाना है, ये है नेम वैलिडेशन। नेम वैलिडेशन में अगर पहले आप तो वेरिएबल नेम यानी कि एक नेम वेरिएबल है जो आपने बनाया है, उसके अंदर आप क्या करोगे वो नेम को वैल्यू डॉट ट्रिम करके सारी स्पेसेस निकाल के आप उसको क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, ठीक है, मतलब नेम वेरिएबल के अंदर वो नाम स्टोर कर लोगे, फाइन। उसके बाद अगर वो नाम एम्प्टी है तो आप दिखा दोगे एरर की क्या भाई नेम रिक्वायर्ड, ओके। तो आप सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके नेम एरर के अंदर डॉट एचटीएमएल यानी नेम एरर का कंटेंट क्या दिखा दोगे भाई नेम रिक्वायर्ड, और ओके को फॉल्स कर दोगे। एल सिर्फ आप यहाँ पर क्या चेक करोगे कि भाई जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लेटर्स होने चाहिए। अब ये जो है ना मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, जीपीटी को बताओ ये वाला जो है ना स्क्रीनशॉट डालो, ये वाला ईमेल के लिए जो है ना ये स्क्रीनशॉट डालो, ये मोबाइल वाले के लिए जो है ना ये स्क्रीनशॉट डालो, बहुत इजीली वो आपको एक्सप्लेन कर देगा इसका क्या मतलब है। क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं, हम लोग जो है ना हम लोग अल्फाबेट्स ही एक्सेप्ट कर रहे हैं नेम के अंदर, और वो भी मिनिमम 3 एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई और चीज है तो वो हमें एक्सेप्ट नहीं करनी है, अगर कोई और है तो हमें ये एरर दिखा देना है कि भाई ओनली लेटर्स चाहिए और मिनिमम 3 कैरेक्टर्स चाहिए, ठीक है। एंड सिमिलर फॉर्मेट आपको ईमेल के लिए भी रखना है। ईमेल का सिर्फ ये जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी, जिसमें हमारा जो है ना ऐसा आना चाहिए @ होना चाहिए, उसके बाद अगर डोमेन भी चाहिए तो वो भी होना चाहिए, ये सारी चीजें। और वैसी मोबाइल के अंदर यानी कि 6 से 9 के बीच में ही आपकी स्टार्टिंग होनी चाहिए, और उसके बाद 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है, एंड टोटल जो है वो आप यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हो, फाइन। अभी इतना डीपली एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, इसलिए आई एम टेलिंग यू कि जीपीटी को जाओ एंड जस्ट स्क्रीनशॉट डालो एंड आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली क्या इसका मतलब है ना। एंड आप बहुत इजीली लिख भी पाओगे, इस चीज से बिल्कुल डरना नहीं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा। बाकी 4B के अंदर आपको एरे टाइप्स पूछे गए हैं जावास्क्रिप्ट के, तो बहुत सिंपल आपकी जावा, पहले तो आप एरे बता सकते हो क्या होता है। तो एरे एक वेरिएबल है जो कि मल्टीपल वैल्यूज को एक ही जगह पे स्टोर करने का काम करता है, और हर एक वैल्यू का क्या होता है इंडेक्स होता है जो कि 0 से स्टार्ट करता है ना। तो एरेज क्या क्या होते हैं आपके, न्यूमेरिक एरे होता है, स्ट्रिंग एरे होता है, एसोसिएटिव एरे होता है, देन मल्टी डिमेंशनल एरे होता है। क्या ये 4 एरेज को आप अच्छे से याद रख पाओगे? डेफिनेटली। तो न्यूमेरिक एरे है, न्यूमेरिक एरे के अंदर आपके पास जो भी है ना वेरिएबल आपके पास एरे स्टोर है, लेकिन आप उसको एक्सेस कैसे कर रहे हो, इंडेक्स से एक्सेस कर रहे हो, लेंथ आप उसकी प्रॉपरली निकाल पा रहे हो, तो ये होता है न्यूमेरिक एरे जिसको आप एक्सेस कर पाते हो बाय यूजिंग द नंबर इंडेक्स, ठीक है। बाकी स्ट्रिंग एरे होता है जिसके अंदर आपकी ऊपर की तरह ही स्ट्रिंग है, लेकिन अब आपको स्ट्रिंग के एक एक वैल्यू को जो है ना प्रिंट करवाना है, तो आप एक फॉर लूप लगाते हो, एंड जो फॉर लूप है वो इस वेरिएबल पे जो है ना काम करता है, ठीक है, उतना जाएगा। एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट करोगे आप, एंड उसके बाद सिटीज ऑफ आई, ठीक है, एक जैसे लूप ये रन करेगा, और आपका ये जो पुणे मुंबई दिल्ली ये प्रिंट हो जाएगा। ये BR क्या है, ब्रेक के लिए है, फाइन, ओके। एसोसिएटिव एरे के अंदर अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, मतलब कि उसके अंदर काफी चीजें हैं, जैसे नेम है, एज है, सिटी है, तो इसके अंदर अगर आपको एक एक चीज जैसे अलर्ट करवाना है, सिर्फ नाम प्रिंट करवाना है, सिर्फ एज प्रिंट करवानी है, तो आप ऐसे करवा सकते हो। अगर सारी चीजें प्रिंट करवानी है तो अगेन आपको लूप करना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्ट के केस में होता है। ऑब्जेक्ट के केस में होता है तो आप इसको क्या बोलते हो, एसोसिएटिव एरे बोलते हो, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्या क्या पढ़ा, न्यूमेरिक एरे पढ़ा, स्ट्रिंग एरे पढ़ा, एसोसिएटिव एरे पढ़ा। फाइनली मल्टी डायमेंशनल एरे होता है जिसके अंदर आपका मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स बना देना है सिंपल सा, और मैट्रिक्स को जैसे हम एक्सेस करते हैं, जैसे अगर ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हम एक्सेस करते हैं बाय रो एंड देन उसका कॉलम, ठीक है, बस ऐसे करके आपको दिखाना है। अलर्ट हमेशा याद रखना कि जावास्क्रिप्ट में अलर्ट फंक्शन का यूज करते हैं हम प्रिंट करवाने के लिए। अगर आपने जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है तो बता दूं, ठीक है। तो ये 4 एरेस के टाइप्स थे, काफी सिंपल थे, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, एसोसिएटिव और मल्टी डिमेंशनल एरे। बाकी कॉमन एरे मेथड्स भी आप मेंशन करके दिखा सकते हो, जिसमें पुश मेथड से आप ऐड कर पाते हो एरे के अंदर कोई एलिमेंट को एट द एंड, पॉप से आप लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर पाते हो, शिफ्ट से आप रिमूव कर पाते हो फर्स्ट एलिमेंट को, ठीक है, अनशिफ्ट से आप स्टार्ट में न्यू एलिमेंट को ऐड कर पाते हो। इंडेक्स चाहिए अगर आपको तो आप किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स चेक कर पाते हो, जैसे कि एरे डॉट इंडेक्स ऑफ बनाना, तो आपको मिल जाएगा कि भाई ये 1 नंबर पे प्रेजेंट है। फिर ज्वाइन अगर आपको चाहिए, यानी कि कुछ आपको ऐड करने आइटम्स, तो उसके अंदर आप ऐसे ज्वाइन का यूज कर सकते हो, थ्रू विच स्ट्रिंग, देन रिवर्स कर सकते हो एरे को, देन सॉर्ट कर सकते हो। तो इसमें से ये
ये 4 भी आपको याद रह गए ना, पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट, दैट इज इनफ। ओके, देन मेजरली हमारा जो मास्टर सोल्यूशन है वो ओवर होता है। लास्ट क्वेश्चन आपका डॉम के ऊपर है एंड ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैंने आपको बोला था डॉम के ऊपर आपको दोनों साइड क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर, ठीक है। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया है एंड आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस हियर। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं वापस आपको दिखाऊं, हमने पूरा का पूरा 2025 का सोल्यूशन यहाँ पे डिस्कस किया है। सारी चीजें मैंने प्रॉपरली आपको विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करी है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा एंड अब आप जाके वापस से इसी मास्टर सोल्यूशन को रेफर करोगे, सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी एंड कल जाने से पहले भी एक बार गो थ्रू कर लेना। बाकी 2023 का 2024 का सोल्यूशन भी ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। अभी थोड़ी देर से मैं क्वेश्चन बैंक भी डाल दूंगी, सारी इंपॉर्टेंट चीजें और जो भी मेरे पास है WT से रिलेटेड वो सारी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। आप सिंपल जाके WT भी एक्सेस कर सकते हो वेबसाइट से, तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा वो वहां पर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डाउट सेक्शन भी है वेबसाइट के अंदर, तो आप अपना डाउट भी वहां पर डाल सकते हो, आपको विद इन सम टाइम आपको आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है, अपने डैशबोर्ड के अंदर। फाइनली एंड WT का आप मुझे माफ कर देना, मैंने वन शॉट्स नहीं डाल पाई, मेरे खुद की प्रायोरिटी काम थे एंड काफी ज्यादा चीजें मेरी जो है ना कॉम्प्लिकेटेड चल रही थी। स्टिल लास्ट तक मैंने ट्राई किया बट इट वाज नॉट पॉसिबल। चलिए, मास्टर सोल्यूशन तो आपको मिल गया, सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी। स्टिल आपको जो भी चीजें चाहिए वो वेबसाइट पे अवेलेबल है। आई एम नॉट लाइक कि मैं कुछ नहीं दे रही हूँ आपको, आई एम प्रोवाइडिंग द थिंग्स। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे एंड यस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।